नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MV साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का 4th चैप्टर चल रहा है अपना कार्बन व उसके यौगिक। इसको हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हमें काफ़ी चैप्टर इसके पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जानेंगे आज। इससे पहले हम कार्बन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं, और किसी तत्व और किसी गैस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त क्यों नहीं की। ये सब कुछ हम जानकारी है वो प्राप्त कर चुके हैं कि कार्बन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से कार्बन प्राप्त हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में। क्या बात करें हैं, कार्बन के कुछ दो महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में आपके चैप्टर में दिया गया है क्लास 10th के एनसीईआरटी के अनुसार। तो उसी अनुसार हम चल रहे हैं, क्लास 10th के एनसीईआरटी के मुताबिक हम कर रहे हैं। और आपको यह मैं विश्वास दिला देता हूं कि इस क्लास को करने के बाद आपको और किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो नहीं आने वाली है एग्जाम में, इससे बाहर प्रश्न है वो नहीं जाने वाला है आपका। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में जानकारी हम प्राप्त है वो करने वाले कि एथेनॉल क्या होता है, किस प्रकार से होता है और क्या इसका उपयोग है। एथेनॉल आसान भाषा में हम कहें तो शराब, अल्कोहल। क्या कहें? अल्कोहल। आसान भाषा में कहें तो अल्कोहल। जी हाँ, शराब, दारू, मदिरा, जो न भी आप जिस नाम से भी आप जानते हो वही नाम सही है। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका गलनांक कितना होता है। क्या होता है? एथेनॉल का गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक होता है 156 केल्विन। 156 केल्विन, ना कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केल्विन की बात कर रहा हूँ। और इसका क्वथनांक होता है 351 केल्विन। यह बता चुका हूँ क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। गलनांक मतलब गलना, गलनांक मतलब गलना, मतलब जैसे ठोस से द्रव अवस्था में गलती है, बर्फ पिघलती है, तो वह क्या है, पानी का गलनांक है। और क्वथनांक क्या होता है, उबलना। तो ये क्या इसका क्वथनांक है इतना। इसके बाद देखिए यह एक अच्छा विलायक होता है। तो शराब क्या होती है, एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है ना। कितने भी लिमिट में किसी भी द्रव में किसी भी चीज़ में उसको आप मिक्स है वो कर सकते हो। अल्कोहल को हर चीज़ में आप मिक्स किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक व अन्य कई सारे पेय पदार्थों में किया जाता है। जो हो जाता है ना, जुकाम वगैरह हो जाते हैं तो जो सिरप वगैरह लेते हो, गटक लेते हो, तो उसके रूप में आप शराब की भी उसमें कुछ मात्रा उपस्थित होती है। या टॉनिक के रूप में, दवाई के रूप में भी इसका उपयोग है वो बेहतरीन रूप से किया जाता है, बहुत ही अच्छे रूप में किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शराब है वो लगभग दुनिया में बिकने वाली तीसरे नंबर की सबसे अधिक बड़ी पदार्थ है। दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाले 3 नंबर पे शराब है या अल्कोहल है वह आता है। 1 नंबर पे हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, जो हथियार वगैरह, मिसाइल वगैरह वह बनाई जाती है, उसका कारोबार होता है। शराब का कारोबार 3 नंबर पे आता है सबसे बड़े व्यवसायों के रूप में। इसे किसी भी अनुपात में पानी में मिला सकते हैं। जी, इसे किसी भी अनुपात में पानी में आप मिला सकते हो। अगर इसमें भी केमिस्ट्री लगानी होती कि कुछ निश्चित मात्रा मिलानी होती तो शराब को तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती। केमिस्ट्री के बिना तो वो कर ही नहीं पाते अपना काम झाम। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह कह रहा है कि इसे किसी भी मात्रा में आप पानी में मिला सकते हो। निश्चित नहीं है कि 1 ml अल्कोहल लीजिए तो 10 ml ही पानी होना चाहिए। चाहे आप 100 ml पानी में 1 ml अल्कोहल मिला दीजिए, 1 ml अल्कोहल में आप 1 ml पानी को मिला दीजिए, दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है, एक जैसे ही होते हैं, मतलब मिल जाएगी है। शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा भी घातक सिद्ध होती है। जी हाँ, शुद्ध अल्कोहल 100% शुद्ध अल्कोहल पहली बात तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, कहीं भी प्रयोगशाला में कहीं भी आपको यह नहीं मिलने वाला है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, वहाँ पर भी कुछ मात्रा मिली हुई होती है दूसरे पदार्थ की, लेकिन 100% शुद्ध आपको अल्कोहल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक तरह से जहर का काम करता है, बहुत ही अत्यधिक। अगर आप उसके एक बूंद को भी पी लो तो भी वह मृत्यु के द्वार तक आपको पहुंचा सकती है, मौत के घातक सिद्ध हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी संभव है। क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। एथेनॉल की अभिक्रिया, अब देखिए हम एक अभिक्रिया देख रहे हैं, एथेनॉल की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, C2H5OH। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, CH3CH2OH। इस रूप में भी आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको देखिए क्या किया, इसका जब अभिक्रिया करा दी सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए यहाँ पर है जो हाइड्रोजन को निकाल करके सोडियम ने उसका स्थान है वो ले लिया, हाइड्रोजन ने निकाल करके सोडियम ने इसका स्थान है वो प्राप्त कर लिया है। अब हम ले लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मैंने बताया, देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसको आप लिखोगे,
इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, जिसमें सभी बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो, सभी बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो, वह क्या होता है, संतृप्त होता है। सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है, हमेशा संतृप्त होता है। लेकिन इसमें से अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दूं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक असंतृप्त क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किसकी उपस्थिति में कराया है, सांद्र H2SO4, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई। कितना टेम्परेचर दिया है इसको, 443 केल्विन, 443 केल्विन टेम्परेचर देने पर C2H4 इस प्रकार से यह अभिक्रिया टूट जाता है और H2O जल है वो बाहर निकल जाता है, जल है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। किससे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। हमने पहले पढ़ा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब पढ़ रहे हैं संतृप्त से असंतृप्त बनाने की विधि, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखनी हो तो यहाँ वहाँ पर जाकर के आप आसानी से उसे देख सकते हैं। तो ये दोनों क्या बिल्कुल एक जैसे ही हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो और इस प्रकार से भी आप इसको दर्शा सकते हो। क्या कर सकते हो इसका, अब हम क्या करते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो नाम है वो लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, नाम लिखने की कोशिश है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 होते हैं तो क्या आता है, एथ। तो क्या लिखेंगे, एथ। ये देखिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर है हमारे पास, 3 4 5 है। तो यहाँ पे सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो क्या आएगा, एथेन। क्या आएगा, एथेन। साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो यहाँ इस पर इसका आप इसे लिख लीजिए, सोडियम। सोडियम किस कारण है, Na के कारण। किस कारण, सोडियम Na के कारण। कितने नंबर पे जुड़ा है, 2, एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो इस प्रकार से आप नामकरण भी कर सकते हैं आसानी से। इसको थोड़ा सा खोल कर लिखेंगे तो आसानी से आप क्या कर लोगे, नामकरण है वो कर पाओगे। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है इसके नामकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में। इसके दूसरे यौगिक के बारे में जो हम बात कर रहे थे, 2 यौगिक हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एथेनोइक अम्ल की। किसकी, एथेनोइक अम्ल की हम बात करने वाले हैं। एथेनोइक अम्ल क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। CH3COOH इसका रासायनिक फॉर्मूला था, पीछे हम अच्छे से जान चुके हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं। इसका देखिए गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन इसका क्या होता है, गलनांक होता है। कितना, 290 केल्विन इसका गलनांक होता है। क्वथनांक होता है इसका 391 केल्विन। 391 केल्विन क्या होता है इसका, एक क्वथनांक है वो होता है। तो अब देखिए एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका या विनेगर कहा जाता है। आपने घर पे उपयोग करते हैं, जैसे सिरका विनेगर घर पे रखते हैं तो ये क्या होता है, इसका उपयोग हम करते हैं। ये इसकी प्रकृति होती है और थोड़ी सी अम्लीय प्रकार की प्रकृति होती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उपयोग कर सकते हैं घर के काम वगैरह में। इसे वही क्या होता है जो आपने देखा होगा अपने घर पर सिरका या विनेगर की बोतल होगी, वही क्या होता है हमारा एथेनोइक अम्ल होता है। ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, तो ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्या होता है, जब भी सर्दियाँ वगैरह गिर पड़ती है, जब क्या होती है सर्दियों का मौसम होता है तो जो ये एथेनोइक अम्ल होता है जम जाता है। जब वह जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल ठंडे दिनों में जम जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल क्या होता है, सर्दियों में या ठंडे दिनों में जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए खा सकते हैं। अभी मैंने बता दिया था क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, थोड़ी दुर्बल अम्ल प्रकृति का होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से खा सकते हैं। इसका उपयोग है वो भोजन के रूप में, थोड़े बहुत उपयोग में हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को कोई भी जो नुकसान है वो नहीं पहुंचता है। अब देखिए इसकी कुछ यहाँ पर क्या एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हम एथेनोइक अम्ल की कुछ अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया हम देख रहे हैं एस्टीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देख रहे हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं। तो किस प्रकार से जो एस्टीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CH3COOH, क्या ले लिया, एथेनोइक अम्ल ले लिया, CH2C2H5OH। ये OH लगा है मतलब क्या, ये क्या है, एल्कोहल है। जी हाँ, OH आ गया मतलब एल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार से देखिए किस इसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्या होता है हमारा एस्टर होता है, क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, एस्टर है। ये कौन सा बंध है यहाँ पे, एस्टर, इसे बोलते हैं एस्टर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एस्टर। आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं, आपकी जो सिलेबस है उसमें एस्टर के बारे में कुछ खास जानकारी है वो नहीं दी गई है। तो चलिए देखते हैं एस्टर क्या होता है। तो एस्टर होता है जो
हम कह सकते हैं एस्टर स्वाद में क्या होते हैं, अत्यधिक मीठे होते हैं। क्या होते हैं स्वाद में, या गंध क्या होती है इनकी, मीठी गंध होती है। स्वाद में ये कह सकते हैं यहाँ इनकी गंध क्या होती है, मीठी होती है। एस्टर की गंध मीठी होती है। इत्र जो वगैरह बनाते हैं ना, जो सुगंध वाले पदार्थ होते हैं इत्र, और वो जो स्वाद वाले पदार्थ होते हैं, स्वाद वाले पदार्थों में उपयोगी। किसमें, इत्र और स्वाद वाले पदार्थों में क्या होता है, एस्टर है वो अत्यधिक उपयोगी होता है। एस्टर का उपयोग है वो इनमें किया जाता है जिसमें कि इत्र या फिर स्वाद वाले पदार्थ जिनमें बनाया जाता है उसमें हम क्या कह सकते हैं, एस्टर का उपयोग है वो किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में नहीं तो कुछ मात्रा में तो जरूर एस्टर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब देख लीजिए साबुनीकरण अभिक्रिया, किस प्रकार से साबुनीकरण अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने यही ले लिया CH3COH C2H5 सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या ले लिया, NaOH ले लिया हमने। क्या लिया, यहाँ पे देखिए जब मेथेनोइक अम्ल कार्बोनेट व हाइड्रोजन का, जहाँ पे एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एथेनोइड बना लेता है। सोडियम एथेनोइड का निर्माण है वो यहाँ पर हो जाता है। तो इसकी ये कुछ अभिक्रिया हमने यहाँ पे देख लिया, कुछ अभिक्रिया और बची है, इनका भी हम देख लेते हैं अभी। तो अब हम बात कर लेते हैं सोडियम क्षारक के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया के, एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया की हम बात करने वाले हैं। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, हमें उत्पाद में क्या क्या प्राप्त होता है, वह सब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्षारक होता है उसका pH मान कितना होता है, याद आया कुछ याद आ रहा है क्या, 7 से ऊपर होता है क्षारक का pH, ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनॉइट व जल बनाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने एथेनोइक अम्ल लिया, क्या लिया, एथेनोइक अम्ल यहाँ पर हमने ले लिया। उसके साथ अभिक्रिया किसकी कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम एथेनॉइट। इसका नाम क्या है, सोडियम एथेनॉइट कहते हैं इसे, सोडियम एथेनोइट। और साथ में प्राप्त क्या होता है, जल अवयव प्राप्त होता है। तो ये क्षारक के साथ किस प्रकार से एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करता है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि क्षारक से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो आगे बात चलते हैं, आगे वाली अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अब यहाँ पर कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है वह अभिक्रिया किस प्रकार से करता है एथेनोइक अम्ल, इसके बारे में भी जो जानकारी है वह प्राप्त हम कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एथेनोइक अम्ल जब कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, एथेनोइक अम्ल जब कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जल बनाते हैं और क्या बना देते हैं, साथ में लवण का निर्माण है वो करते हैं। उत्पन्न लवण सोडियम एसीटेट कहलाता है। उत्पन्न लवण क्या कहलाता है, सोडियम एसीटेट। क्या होता है, सोडियम एसीटेट, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया CH3COH, क्या होता है, एथेनोइक अम्ल लिया। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने किससे करवा दी, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने करवाई है यहाँ पर कार्बोनेट के साथ। यहाँ कह सकते हैं कि कार्बोनेट है हमारे पास, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही सेम प्रोडक्ट हमें किसके साथ प्राप्त होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर सीधा कार्बोनेट है तो सीधे कार्बोनेट। अगर हाइड्रोजन आता है तो क्या बात करेंगे हम, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर हाइड्रोजन नहीं आ रहा है तो सीधा कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर तो हमने पढ़ लिया एथेनोइक अम्ल को अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में भी हमने जानकारी है वो प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, ये हमारा लेसन है। इसका एक टॉपिक बाकी रहता है जो हम पढ़ने वाले आगे वाली क्लास में, उसमें हम जानेंगे पूरे अच्छे से किस प्रकार से क्या क्या होता है, उसको हम आगे वाली कक्षा में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आगे वाली क्लास में।